लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हम आबिद अली उमंग के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने उनके बारे में जाना। अब हम चाहेंगे कि वो हमें बताएं कि उनका इतना करियर जो है वो पब्लिक स्पीकिंग में गुजरा, उनका बहुत टाइम जिंदगी का, तो वो अब हमें थोड़ी सी टिप्स बताएंगे कि सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि डिबेट, स्पीच और डेक्लेमेशन में क्या फर्क है, क्योंकि हमारा बच्चा बोलना तो जानता है लेकिन हमारा बच्चा इसमें तफरीक नहीं जानता। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। और मेरा बेटा, अगर पब्लिक स्पीकिंग से आपका ताल्लुक़ है तो मेरे चंदा बहुत, मैं चूँकि बहुत कम इल्म आदमी हूँ, बहुत कम जानता हूँ, तो मामूली तरीक़े से समझाता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ ये कि डेक्लेमेशन और स्पीच में क्या फ़र्क है। डिबेट पे बात नहीं कर रहा, तो मैं बहुत आसानी के साथ ऐसे बता दूँ आपको कि 12 रबीउल अव्वल की तकरीर होती है और शाम गरीबा 10 मुहर्रम की होती है। 12 रबीउल अव्वल की स्पीच है और 10 मुहर्रम की डेक्लेमेशन है। एंड दिस इज द, ये बहुत आसानी से बच्चे की समझ में आ जाएगा। आप 12 रबीउल अव्वल में फजाइल बयान करते हैं और आप 10 मुहर्रम में मंजर निगारी के जरिए दास्तान करबला बयान करते हैं। आप एक चीज जिसमें आप मुझे मोटिवेट करते हैं 12 रबीउल अव्वल के अंदर, और 10 मुहर्रम पर आप जो कुछ कहना चाहते हैं वो पिक्चराइज करते हैं। आप जब पिक्चर के जरिए उसमें आप मेरे दिल और दिमाग दोनों को झिंझोड़ते हैं, और 10 मुहर्रम में आप मेरे दिल और जज्बात से खेलते हैं, आप मेरा एहसास जगाते हैं। दोनों चीजों का एक तो ये आसानी से फर्क समझ लो बेटा। फिर दूसरी चीज मैं तुम्हें आसानी से बताता हूं कैसे पता चलेगा मैं स्पीच कर रहा हूं। डेक्लेमेशन मींस पिक्चराइजेशन। अब पिक्चर है, मैं तो जाहिल सा आदमी हूं, तो जाहिलों वाली एग्जांपल देता हूं कि बच्चा पिक्चर बनाता है। जब बच्चा तस्वीर बनाता है ना, या मैं बना रहा हूं या आप बना रही हैं, तो किसी को पता ही नहीं अच्छी तस्वीर है या बुरी है। वो तस्वीर बन रही होती है, खाका बन रहा होता है, मैली कुचैली होती है, कहीं रबर पड़ा है, कहीं पर शेड है। बनते आप उसका स्केच कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद शेडिंग करते हैं, फिर आप उसमें कलरिंग करते हैं, फिर उसकी आउटलाइन मिटाकर जिस वक्त सामने आती है उस वक्त आप ये कहते हैं ये अच्छी तस्वीर है या बुरी तस्वीर। राइट। जब तक तस्वीर बनती रहती है, जब तक आप उसके अच्छे और बुरे का फैसला ही नहीं करते। लिहाजा आप जब पिक्चराइजेशन करते हैं, डेक्लेमेशन, तो कोई क्लैपिंग नहीं करता, क्योंकि उसको तो अच्छे और बुरे का पता ही नहीं है। वो तो आपके मंजर में खोया हुआ है और वो ये देखना चाहता है कि आप मंजर से तस्वीर बनाएंगे क्या। आप तो उसको स्केच में लेकर चल रहे हैं। जब तस्वीर मुकम्मल होती है उसके बाद क्लैपिंग होती है, यानी अगर आपकी तकरीर में 1.5 मिनट के बाद क्लैप हो रही है तो इसका मतलब है आपका डेक्लेमेशन मुकम्मल है। और अगर हर 15 सेकंड के बाद कोई क्लैप कर रहा है, दैट मीन्स आपकी तस्वीर हर 10-15 सेकंड में मुकम्मल हो रही है। यू आर गिविंग अ स्पीच अदर देन डेक्लेमेशन। ये आप खुद अपने आप को जज कर सकते हैं। तो एक तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं। दूसरी बात बेटा, अगर मैं इसको तीनों का फर्क बताऊं तो देखो, स्पीच में मोटिवेट करते हैं, डेक्लेमेशन में पिक्चराइज करते हैं, डिबेट में कन्विंस करते हैं। अब मैं कन्विंस करने आया हूं। भाई आबिद साहब नौकरी करने के लिए गए। अब आबिद साहब ने नौकरी करने के लिए गए, आबिद साहब ने जाके कहा जनाब मैं आपके इदारे में उर्दू पढ़ाना चाहता हूं। उन्होंने कहा अच्छा, दिस इज स्टेटमेंट, क्या मुझे नौकरी दे देंगे? नहीं, मुझसे पूछेंगे आबिद साहब आपने कहाँ पढ़ाया पहले और आपकी तालीम कितनी है? मैंने बताया जनाब मेरे ये डिग्रियां हैं, और जनाब मैंने बीकन हाउस पढ़ाया और सिटी पढ़ाया, और जनाब अल्फा पढ़ाया, रीड्स पढ़ाया, फाइन्स पढ़ाया, सेंट लॉरेंस पढ़ाया, वगैरह वगैरह, हैदरी पब्लिक पढ़ाया, एंग्लो पढ़ाया। मैंने बहुत सारे स्कूलों का नाम लिए। व्हाट इज दिस फैक्ट? आबिद साहब कितने अरसे पढ़ाया? मैंने बताया कि जनाब मैंने 17 साल बीकन हाउस पढ़ाया, सिटी इतने साल। टोटल आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अप्रॉक्सिमेटली मोर देन 30 इयर्स। दिस इज फिगर। अब वो फैसला करेंगे मेरे फैक्ट एंड फिगर पर, स्टेटमेंट पर नहीं कि मुझे नौकरी देनी है या नहीं देनी है। वो ये देखेंगे कि अगर मुझसे अच्छे इदारों में किसी ने पढ़ाया है, मुझसे ज्यादा अरसे किसी ने पढ़ाया है, तो नौकरी उसको मिलेगी। अगर मैंने ज्यादा अच्छे इदारों में पढ़ाया है और मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है तो नौकरी मुझे मिलेगी। इसका मतलब है मैंने उनको कन्विंस किस पर किया? फैक्ट एंड फिगर पर। राइट। दिस इज डिबेट।
आप अगर अपना मवाद पेश कर रहे हैं विदाउट फैक्ट एंड फिगर, तो मुझे आप कन्विंस कैसे करेंगे? वो तो आपके ख्यालात हैं, ये तो जरूरी नहीं कि मैं उनको मान लूं। मुझे मनवाने के लिए यू हैव टू गिव सम फैक्ट्स एंड फिगर एंड इट शुड बी वेरी एक्यूरेट। उसके अंदर अप्रोक्सीमेट पे बात नहीं होगी, लाखों मुसलमान, ये तो ऐसे में लिखते हैं आप। यू आर गिविंग अ स्पीच, तो याद रखो जब स्पीच कर रहे हो तो मुझे कन्विंस करने आए हो, कन्विंस करने आगे डिबेट कर रहे हो, सॉरी अगर कर रहे हो तो फिर मुझे कन्विंस करने आए, और अगर कन्विंस करने के लिए आए हो तो अपने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करो। स्पीच को खूबसूरत बनाने के लिए करंट लाइफ से एग्जांपल दो। जब हम ऐसे लेकर चलते हैं ना बड़ी आसानी के साथ, अगर हम ये बताएं कि जनाबे वाला आज के दौर में अगर अंडे 220 रुपए दर्जन और दाल 240 रुपए किलो खरीदी जाए, तो फिर मुझे बताइए गरीब जिंदगी कैसे गुजारे? तो आप झुटला नहीं सकते। और अगर मैं ये कहूँ आज के दौर में महंगाई है, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोनों चीजों का फर्क है। तो अपनी करंट लाइफ से एग्जांपल्स दो सबसे ज्यादा, और खुदा के वास्ते करंट लाइफ एग्जांपल भी सुन लो। मैं एक जुमला अक्सर बच्चों से कहता हूँ, मेरे घर के कोने के ऊपर एक इलेक्ट्रिक की शॉप है, अख्तर इलेक्ट्रिक। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ मिस मैम निदा, आपको मालूम है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। बात खत्म हो गई। अरे ऐसा फैक्ट ना दें जो सिर्फ मुझे मालूम हो, राइट। वो फैक्ट दें जो दुनिया को पता है। मेरे अब्बू ने कहा, वो भाई अल्लाह के वास्ते तुम्हारे अब्बू मेरे ताया थोड़ी हैं जो मुझे भी पता हो कि उन्होंने कहा है। आप बताएंगे मुआशरे में क्या कहा, कायदे आजम ने क्या कहा, इकबाल ने क्या कहा, हाँ इवन यू कैन गिव द एग्जांपल्स। और फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा, सुल्तान ने क्या कहा, आसिफ जरदारी ने, अल्ताफ हुसैन ने, नवाज शरीफ ने, दे आर पब्लिक फिगर्स। हाँ ये भी जरूरी नहीं है, आप और अच्छी चीजें लेकर चले। आप डॉक्टर अब्दुल कदीर की एग्जांपल दें, आप एडी साहब की एग्जांपल दें, आप पीरजादा साहब की एग्जांपल दें, आप अच्छा अशआर भी पढ़ें तो फेसबुक के ना पढ़ें। अब ये मुझे कहना पड़ेगा, वो कहते हैं कि जनाब मुहर्रम आता है तो मेरे पास एक शेर लिखा हुआ आता है, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, वो नीचे लिखा होता है इकबाल। वो भाई जिसने सारी जिंदगी फिरका वालियत के खिलाफ गुजार दी, जो सारी जिंदगी कहता रहा कि फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं, उसने पलट के कहा मुनफियत एक है इस कौम के नुकसान भी एक ही सबका नबी भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात की तो मुसलमान भी है। तो सारी जिंदगी तुमको क्या फिरकावारियत के खिलाफ खड़ा करता रहा, और वो खुद लिखते हम तो जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते। वो किसी इकबाल दूध वाले का शेर है और वो अल्लामा इकबाल के नाम से भेज दिया जाता है। तो खुदा के वास्ते ऑथेंटिसिटी चेक करो, ऑथेंटिसिटी राइट चेक करो जिसका शेर पेश कर रहे हो। एक तो शेर के मुतालिक ये जुमला मैं बताता चलूं, ये बड़ी बेहूदी सी चीज है कि मुझे चीजें याद आ जाती हैं, मैं जोड़ देता हूँ। हबीब जालिब साहब ने एक नज़म लिखी जिया साहब के जमाने में, आमिराना मुल्क के खिलाफ उठने वाली पाकिस्तान की ताकतवर तरीन आवाज। जालिब ने लिखा जुल्मत को जिया, सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। और जुल्मत कहते हैं अंधेरे को, जिया कहते हैं रोशनी को, अंधेरे को रोशनी, सर को सबा, आंधी को ठंडी हवा, बंदे को खुदा क्या लिखना। अच्छा उन्होंने तो लिख दी। अब जनाब जियाउल हक का नाम भी था, अब उनके लोगों को समझ में आया, उन्होंने बोला भाईजान जिया साहब के लोगों को बताया, बोले भैया ये जनरल साहब ये लिखा है जालिब ने, तो उन्होंने पैगाम भिजवाया। मैं नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान की इस वक्त बड़ी हंगामा हो जाता है पॉलिटिकल लीडरशिप का, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा हुक्मरान जमात के एक वाइस प्रेसिडेंट के वालिद मोहतरम को भेजा गया जालिब साहब के पास, और कहा गया कि उन्हें जाके कहें इसमें से लफ्ज जिया निकाल दो। तो जालिब साहब ने ये सुना, उन्होंने कहा क्यों? कहने लगे जनरल साहब की ख्वाहिश पूरी नज़म सुनाएं, जिया निकाल दें। उन्होंने कहा तुम अपनी औलाद का हाथ या पैर तोड़ सकते हो? तो उन्होंने पलट के देखा, उन्होंने कहा ये शेर मेरी औलाद है, मैं इसके हाथ पैर तोड़कर इसे लंगड़ा नहीं कर सकता। वो तो खामोशी से चले गए, जालिब ने 6 महीने की जेल काटी। तो याद रखो बेटा, शेर इतना कीमती होता है, हम बेड़ा गलत कर देते हैं। फैज भी बेचारा रोजाना निकल कर मुंह मार निकाले कहता हो भाईजान मैंने क्या कसूर किया है। अल्लामा इकबाल वो तो खुदा के वास्ते वो तो कौमी शायर है, अल्लामा इकबाल को तो करते हैं, वो भी सियालकोट से लाहौर रोजाना आ जा रहे होते हैं, भैया इनको समझाओ। वो तो मैं सोचता हूँ किसी दिन वो सियालकोट में फिरदौस आशिक खान के पास पहुंच जाएंगे, अल्लाह का वास्ता तुम लोगों ने मेरा क्या अशर किया, इतना बुरा अशर किया भाई अल्लामा इकबाल। सर बस इसको आप जल्दी से समाप्त कर दीजिए, 5 टिप्स बता दें डिबेट के बारे में। टिप्स क्या बता दूं मैं आपको, ऐसे बताऊं ना, मैंने आपसे कहा देखिए बुनियादी तौर पर टिप्स काउंटिंग में नहीं आए, मैं आपको बता दूं। देखिए हम जजमेंट करते हैं
डिलीवरी पर और हम जजमेंट करते हैं कंटेंट पर। जब अपने कंटेंट की तैयारी करो तो डिबेट के लिए तुम अपने फैक्ट्स एंड फिगर को सामने रखो। इट इज वेरी नेसेसरी। मुझे कन्विंस करने के लिए आ रहा हूँ। फैक्ट्स एंड फिगर कौन से होने चाहिए? नोन होने चाहिए। नंबर 3, अगर जितना ज्यादा तुम्हारे मुआशरे से रिलेटेड होंगे उतना ज्यादा अपीलिंग होंगे, उतना ज्यादा उनकी समझ में आएगा। और चौथी चीज याद रखिए, अपनी सोसाइटी में मुख्तलिफ तबकात की चीजों को शामिल करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ साइंस की गुफ्तगू हो रही है तो पता चला कि वो मजदूर तबके का शख्स नहीं सुनेगा। आप मजदूरों की एग्जाम्पल भी दें, खवातीन की भी दें, तालीम की भी दें, सेहत की भी दें। डायमेंशंस के ऊपर गुफ्तगू करना सीखें। आप डायमेंशंस पर गुफ्तगू करते हैं तो वो ऑल सराउंडिंग्स के साथ आपके सामने आती है और आप बेहतर तौर पर अपना पैगाम लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। स्पीच के मुताबिक बेटा मोटिवेट करते हो, जब स्पीच में मोटिवेट करने के लिए आए हो तो खुदा के वास्ते कुछ मोटिवेशनल हिस्से बता दो। हाँ, ये बताओ कि तुम्हारी अपनी ऑब्जर्वेशन में मुआशरे में क्या है, कौन सी चीज बेहतर है, कौन सी चीज बुरी है। मैंने आपको सीधी सीधी बात बताई ना कि क्या ये दुनिया के बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज पढ़िए, लाइफ हिस्ट्री पढ़िए, छोटे छोटे से हवाले देते हुए चले जाइए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप उनका हवाला देने में कोई हर्ज नहीं होता। देखें, मैं एक एग्जांपल देता हूं लोगों को। मैं उनसे कहता हूं, और बहुत छोटी सी, बहुत मुख्तसर से, चूंकि वक्त बहुत कम है, मैं बच्चों से कहता हूं कि बेटा ये जो नोबेल पीस प्राइज है, ये नोबेल पीस प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। लेकिन अल्फ्रेड नोबेल कौन था? अल्फ्रेड नोबेल वो था जिसने डायनामाइट ईजाद किया। जिसने डायनामाइट ईजाद किया, जब उस डायनामाइट के जरिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर माइंस बनाई गई और लाखों लोग जो है वो माजूर और मोहताज हो गए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो ये कहने पर मजबूर हो गया कि मैंने इंसानियत की भलाई के लिए जो काम किया था वो इंसानियत की तकलीफ के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने ये गलती की थी। मैं उससे कमाई हुई अपनी तमाम दौलत अमन के लिए वक्फ करता हूँ। और उसने नोबेल पीस प्राइज का आगाज किया था। डायनामाइट ईजाद करने वाला जो है वो किस रास्ते पर चलता है? अमन के रास्ते पे चलता है। फिर बेटा हमेशा याद रखो कि सिंगल हैंडेडली किसी चीज को हैंडल ना करो। हम कितने आराम से कहते हैं नेल्सन मंडेला, क्या हमें मालूम है कि नेल्सन मंडेला की जिंदगी का आगाज वेपन से हुआ था? नेल्सन मंडेला ने पहले हथियारों की जंग लड़ी है, वो जंग लड़ते रहे, उसके बाद गिरफ्तार हुए, 17 साल जेल काटने के बाद वो अमन के रास्ते के ऊपर चले। तो मेरा बेटा, ये चीजें जब आप लोगों को बताते हैं ना तो मोटिवेट करती हैं, समझाती हैं। डेक्लेमेशन के लिए मंजर निगारी करो, छोटे छोटे से फैक्ट सामने रखो, छोटी सी चीजें सामने रखो और याद रखो डेक्लेमेशन की बुनियाद पॉजेस है। अच्छा, आज 6 सितंबर सुबह 10 बजे सूरज उसी तरह आबोताब से जगमगा रहा था। चलने वाले अपने अपने रास्ते पर रवां दवां थे। स्कूल उसी रौनक के साथ कौमी तराने की आवाज से गूंज रहे थे। दुकानें खुलने वाली थीं। परिंदे अपनी पुरानी परवास लिए हुए हमें फजा में तैरते हुए नजर आते थे कि अचानक फिर आप उसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है और तबाही फैल जाती है और बर्बादी। पॉजेस के साथ चलो, जुमले मुकम्मल नहीं होते पॉजेस के साथ, तो आप अच्छी पिक्चराइजेशन कर लेते हैं। सर कितनी देर की पिक्चराइजेशन होनी चाहिए? 5 मिनट की या 3 मिनट की? 5 मिनट तो बच्चे की पूरी स्पीच नहीं होती गरीब की। आजकल के कराची के माहौल वैसे मैं बताऊं आपको, अगर आप चले जाएं जीसी लाहौर की तरफ तो वहाँ आज भी 10 मिनट का कंपटीशन होता है, बट इन बिटवीन द यूनिवर्सिटीज। अच्छा, रिसालपुर के अंदर चले जाएं तो 8 मिनट, और अब जब ज्यादा पार्टिसिपेंट्स उन्होंने बढ़ाए तो 6 मिनट कर दिए। बट मेरी राय यह है कि कम से कम 25% ऑफ द कंटेंट जो है वो पिक्चराइजेशन पर बेस हो, और फिर से उससे खत्म ना करें, उस पिक्चराइजेशन के साथ इलेबरेट करें, ये खूबसूरती के साथ निटेड होने चाहिए। फिर आप फैक्ट्स फिगर भी लेकर आए, आप उसके बाद जो है ना करंट लाइफ एग्जाम्पल्स भी लेकर चलें, और उस मंजर के अंदर मैं आपको बताऊं, एक मर्तबा आपने मंजर में उतार लिया, फिर आप, हाँ वो एक चीज रह जाएगी, मैं क्योंकि आप रैप अप की तरफ जा रही हैं, डेक्लेमेशन के अंदर ह्यूमरस स्पीच बहुत होती है, मजाकिया के वास्ते मैं हाथ जोड़ता हूं। मेरा ह्यूमरस का फॉर्मूला ये है कि जो चीज मैं अपनी बेटी को सुना सकता हूँ, मैं कौन सी दूसरी बेटियों को भी सुनाऊंगा। तुम्हारे पास जो एसएमएस आते हैं, उस एसएमएस को तुम अब्बा को तो सुना नहीं सकते, तुम जज साहब को सुनाने के लिए बैठ जाते हो। अरे खुदा के वास्ते, मैं बहुत एहतराम से अर्ज करूं, देखिए पुराना जमाना था तो यूसुफी साहब को सुना करते थे। अब क्योंकि आपके बेटिया ने ऐलान ये कर दिया है कि हम सब उम्मीद से हैं,
अब ये जब जुमला आप कहते हैं, एक जमाना था ये जुमला मुंह से निकल जाए बाप थप्पड़ मार के जमीन में फेंक देता था, बदतमीजी और बदतहजी भी है। आज आप ये सिखाते हैं बच्चे को, कोई देखा ना देखे शब्बीर तो देखेगा। और मेरी तहजीब ये कहती थी कि बाप अगर कमरे में दाखिल होता था तो दरवाजा खटखटा के दाखिल होता था कि बेटी दुपट्टा ओढ़ ले। और आज मुझे बताया जाता है कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। हमें शब्बीर को किसी ने इजाजत दी है कि वो अपनी मेरी मर्जी के बगैर देख ले? आई एम सॉरी, लेकिन रियलिटी है। तो ह्यूमर, उस ह्यूमर को मेरे सामने मत पेश करो बेटा जिस ह्यूमर से तहजीब का कत्ल होता है, जिस ह्यूमर को तुम अपने साथ तुम छुपा छुपा के जिस एसएमएस को अपने मोबाइल में रखो और घर वालों को ना सुना सको, उसे तुम स्टेज पर आके मुझे सुना दो। खुदा के वास्ते ह्यूमर में यूसुफी साहब को पढ़ें, यूसुफी साहब का जुमला, आपकी नजर, और उसके बाद इख्तिताम वो बड़े मजे से कहते हैं, कहने लगे शहर कराची के लिए, कहते हैं कराची के अंदर मछली और मेहमान दूसरे दिन बू देने लगते हैं। मछली और मेहमान तकलीफ दे हो जाता है ना। मेरी सुबह आप नौकरी पे जा रही हैं, दोपहर में ट्यूशन पढ़ा रही हैं, शाम को जा रहे हैं, रात को आप अपने प्रोग्राम कर रही हैं, आपके पास मेहमान आके बैठ गया, उसे घुमाओ तो और फिर महंगाई, बिल्कुल। तो बड़े मजे से वो बहुत खूबसूरती के साथ इन चीजों को लेकर चलते हैं और खूबसूरती के साथ समझाते हैं, बड़े मजे से। बारिश के लिए कहते हैं, कराची में बारिश नहीं होती और हमारे यहाँ बारिश दिखाने के लिए लोग क्लिफ्टन लेकर जाते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं वो पिंडी लेकर जाते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जब हम क्लिफ्टन लेकर जाते हैं तो अपने शीशों के ऊपर जो बुखारात आ जाते हैं, उन बुखारात को उंगली से साफ करके बच्चे उन्हें दिखाते हैं और कहते हैं, बच्चों को दिखाते हैं माँ बाप और कहते हैं बेटा ये बुखारात जो है ना, ये बुखारात की सूरत ऊपर बादल बनेंगे और उसके बाद जाकर ये कहाँ बरसेंगे? शुमाली इलाकों में। और फिर यूसुफी साहब ने शेर लिखा कि जो अब्र यहाँ से उठा है वो सारे जहां में बरसेगा, ये शहर हमेशा तरसा है, ये शहर हमेशा तरसा है। वाह, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह सर। जाते जाते बता दें आपकी अदबी शख्सियत, किस अदबी शख्सियत से आप मुतासिर हैं और किसकी तहरीर से? देखिए सच्ची से मैंने आपसे कहा मैं तो जी जट आदमी हूँ, तो जब मैं जट आदमी हूँ तो मैं ऐसे ही लोगों को पसंद भी करता हूँ। देखें मैंने इकबाल को पढ़ा मजबूरन, यह है सच्चाई। मैं इकबाल को क्योंकि मैट्रिक करना था, उसके बाद क्या था, इंटर करना था, फिर ग्रेजुएशन करना था, उसके बाद मास्टर्स करने गए। अल्लामा इकबाल को इसलिए पढ़ा और फिर नौकरी पढ़ाने के लिए आए तो अल्लामा इकबाल ने कहा बोले पढ़ाओ, तो फिर पढ़ना पड़ा। फिर तुलु इस्लाम भी पढ़ी, फिर उसके बाद हमने उनका जो वो शिकवा जवाब शिकवा भी पढ़ा, फिर उसके बाद जो है वो खिज़्र राह भी पढ़ी, सल्तनत भी पढ़ी और फिर बाकी कलाम भी पढ़ा। मैं बहुत एहतराम से करूँ, मजबूरन पढ़ा। शौक से क्या पढ़ा? शौक से पढ़ा जालिब को, शौक से पढ़ा साहिर को, शौक से पढ़ा जैदी को। जैदी का हिस्सा आपकी नजर, आपने पूछा तो मैं कह देता हूँ, जाते जाते इसी पर खत्म करते। मुझे बड़ा शौक है, तालिब इल्म है आप सब, तो बेटा देखो इसका पहला हिस्सा मुस्तफा जैदी का है, जिनका असल नाम था तेगल आबादी। एक बात आपको और बताता चलूं, मैं कहीं और तस्करा नहीं करता, एक अजीब की बात है, आ गई रहने तो मैं आपको कह दूं। मुस्तफा अजीज आबादी को मैंने जब पढ़ा और जब बच्चों को मैंने सुनाया, वो एक मतलब उसके नज़्म के आप जुमले देखें, वो कहता है कि कैसे ये धब्बे ए वतन, कैसे ये धब्बे दरो दीवार पे। मैं किसी वजह से सुना रहा हूँ आपको, ये वो नहीं है जो मैंने इस पर वाइंड अप करना, तो मैं दोबारा एक शेर सुनना पड़ेगा बच्चों, याद रखो। वो कहते हैं ए वतन कैसे ये धब्बे दरो दीवार पे हैं, किस शकी के ये तमाचे तेरे रुखसार पे हैं। ए वतन तेरा उतरा हुआ चेहरा क्यों है, गुरफा उबा में शबिस्ता में अंधेरा क्यों है, दर्द पलकों से लहू बन के छलकता क्यों है, एक एक सांस पे तनकीद का पहरा क्यों है, और किसने माँ बाप की सी आंख उठा ली तुझसे, छीन ली किसने तेरे कान की बाली तुझसे। अब आप इसकी खूबसूरती देखें, करेज कितनी है उस शख्स में, ठीक है। एक जगह वो आके कहता है तुम तो सिक्कों की लपकती हुई झनकारों में अपनी माँ को उठा लाते हो बाजारों में। आप सख्ती देखें उसके जुमले में कितनी है। तुमने हर रोज दानिश पे कई वार किए, जबर के मुंह में दहकते हुए अल्फाज दिए, अपनी आसाइश ये कुमरे गुरीजा के लिए सबको ताराज किया तुमने मगर तुम न जिए। ये सख्त अल्फाज वो कहता है, लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो खुदकुशी करता है। और क्यों करता है खुदकुशी? मैं जब उसकी सवाने पढ़े तो वो कहता है कि वो डिप्टी कमिश्नर था, तो उसने कहा एक अजीब सी जिंदगी है मेरी, मुझे बड़े बड़े आला अफसरान इसलिए महफिल में बुलाते हैं कि मैं एक शायर हूं। वो लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं अदबी, हम वो अदबी ज़ौक़ रखते हैं, और बड़े बड़े शायर मुझे इसलिए महफिल में बुलाते हैं कि मैं डिप्टी कमिश्नर हूं। वो लोगों को बताना चाहते हैं कि बड़े बड़े,
लेकिन कोई मुस्तफा जैदी को नहीं पता। तो मेरा बेटा, जब कभी तुम बैठो ना, तो किसी शायर और अफसर के बजाय उस इंसान के अंदर का इंसान तलाश करना, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी के रास्ते पे जाओगे। और ये कहाँ से मिलेगा? इल्म से मिलेगा। वही मुस्तफा जैदी का पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा मुझे आज तक नहीं पता किसका है। मैं अपनी स्कूल लाइफ से पढ़ रहा हूँ, वो आपकी नजर, वो कहते हैं कि अल्लाह भला करे, इल्म ने खूने रगे जान दिया और ना मरा। इल्म ने खूने रगे जान दिया और ना मरा। इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा। इल्म सुकरात की आवाज है, ईसा का लहू। इल्म गहवारा हो, सैयारा हो, अंजामो न हो। इल्म अब्बास अलमदार के जख्मी बाजू। इल्म बेटे की नई कब्र पे माँ के आंसू। अरे वादी अब्र में कतरों को तरस जाएगा और जो इन अशकों पे हंसेगा वो झुलस जाएगा। इसका दूसरा पार्ट देखिएगा, इसका दूसरा पार्ट देखिए जो मुझे नहीं पता किसका है। इल्म वल फजर की तनवीर जहां ताब का नाम। सूरह वल फजर याद रखना बेटा। इल्म वल फजर की तनवीर जहां ताब का नाम। इल्म वल लैल की खुशबू में बसाई हुई शाम। काबा कौसैन की मंजिल यही सर करता है, एक लम्हे में सदियों का सफर करता है। इल्म तालिब को तलब से भी सिवा देता है और जहल इंसान को बूजहल बना देता है। इल्म सब्र और रजा, हरफो नवा, सिद्को यकीन इल्म के हल्का बगोशों में है रूहुल अमीन। इल्म सरे बिस्तर हो तो हक का वली बन जाए और करबला में हो तो हुसैन इब्ने अली बन जाए। बहुत खूब। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अपने घरों पे रहें, महफूज रहें, वायरस बहुत स्प्रेड हो रहा है। अवॉइड पब्लिक गैदरिंग्स एंड स्टे होम। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।